मैं उन सारे न्यायविदों से जो धनखड़ के पक्ष में या सुप्रीम वो जो है क्या कहते हैं बड़ा संविधान के पक्ष में बैटिंग कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो इन सब मामलों में संविधान का उल्लंघन हुआ है, जो अनुच्छेद 13 और 26 का उल्लंघन हुआ है, जो इस प्रावधान का उल्लंघन हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वो क्या कहते हैं जब एक बार बिल गवर्नर के पास दोबारा पास होके आ गया तो उसमें फिर राष्ट्रपति को विचार करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। उस पर कैसे उन्होंने विचार किया, किस प्रावधान के तहत विचार किया, उसको बता दें। इसके बाद इनकी हम लोग बात मानेंगे कि संविधान संशोधन हुआ कि नहीं हुआ। इसी 142 जिसको धनखड़ साहब ने कहा कि ये परमाणु मिसाइल है, 142 अनुच्छेद 142, इसी अनुच्छेद 142 से आज जो है राम मंदिर लहरा रही है अयोध्या में। केंद्र सरकार और उसमें राष्ट्रपति की भी मिली भगत हो, वो संविधान से इतर काम करते हैं, तो उसका प्रतिकार कौन से प्रावधान से और कैसे होगा अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं करेगी। तो यहाँ तमिलनाडु के मामले है में है कि जो दोबारा पास करके भेजा गया उसको राष्ट्रपति के यहाँ भेजा गया और राष्ट्रपति ने उसमें 7 को रिजेक्ट कर दिया, जो कि राष्ट्रपति को कोई अधिकारी नहीं है संवैधानिक। ये मैं उनको बताना चाहता हूं जो राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकार का रोना रो रहे हैं, बड़े भारी न्यायविद हैं। अब राष्ट्रपति से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि हिज मास्टर वाइस की तरह जो भी पास होके आए, चाहे वो गैर कानूनी हो, गैर संवैधानिक हो, उसके ऊपर मुहर लगा दे, क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन के नाते अगर उसको रद्द करेगा तो कहीं ना कहीं प्रकरणांतर से राष्ट्रपति की शुचिता पर भी सवाल उठेगा। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब से आप सब परिचित ही हैं। अपने बयानों टिप्पणियों के लिए चर्चा में रहते हैं। अभी हाल में ही तमिलनाडु सरकार वर्सेस बनाम राज्यपाल मामला सुप्रीम कोर्ट में था और पिछले कई बार ये वीडियो बना चुके हैं कि वहां के जो गवर्नर हैं एन रवि कुमार साहब, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है तमिलनाडु के, उसने 10 विधेयक पास किए थे और लंबे समय से उस पे कुंडली मार के बैठे हुए थे। वैसे आपको बता दूं कि राज्यपाल या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी के पार्टी के मेंबर नहीं होते हैं और उनको संविधान के हिसाब से काम करना होता है। अभी किरण रिजिजू साहब ने एक बयान दिया कि सब लोग को अपने मर्यादा में रह के काम करना चाहिए। अगर सरकार ही मर्यादा में नहीं हो तो क्या कहा जा सकता है? गवर्नर ही मर्यादा में नहीं हो तो क्या कहा जा सकता है? अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ही मर्यादा में नहीं हो तो क्या कहा जा सकता है? अभी कल ही उपराष्ट्रपति साहब ने जो बयान दिया है कि सुपर संसद की तरह काम न करे सुप्रीम कोर्ट। सुपर संसद कि सबके काम बटे हुए हैं। तो क्या राष्ट्रपति और उपराज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल, क्या वो सुपर संसद की तरह काम कर सकते हैं? लोगों के प्रति जो आंसरेबल होते हैं वो होते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, विधानसभा, लोकसभा। लोकसभा कानून बना सकती है लेकिन संविधान का कस्टोडियन है वो है सुप्रीम कोर्ट है कि आप जो कानून बना रहे हैं, जैसे अभी वक्फ बोर्ड बिल जो अमेंडमेंट बिल आया 25 सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तीखी प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट की रही है। अभी 5 तारीख को क्या होना है देखते हैं, उसके बाद उस पर फिर चर्चा करेंगे। लेकिन बाबा साहब जब बार बार बात करते थे तो एक शब्द कि लोकतंत्र को सफलतापूर्वक चलाने के लिए क्या क्या शर्तें हो सकती है, 4 शर्तें उन्होंने रखी थी जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं हो तो संविधान जो है अस्थि पंजर होगी। बाबा साहब के शब्द है, मेरे शब्द नहीं। तो क्या कोई चुनी हुई सरकार अगर केंद्र सरकार या किसी विचारधारा से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल प्रभावित हो और सरकार जो है मान लीजिए राज्य सरकार है उनकी विचारधारा का नहीं हो, तो क्या अनिश्चित काल के लिए वो सारे विधेयक कुंडली मार के बैठ सकता है? 5 साल के लिए सरकार आई और कोई कानून पास किया, विधेयक पास किया, तो क्या राज्यपाल 5 साल तक उसमें बैठे रहेंगे? क्या उनकी एक समय सीमा नहीं होगी? क्या ये मोरालिटी उन पे लागू नहीं होता है कि जो संविधान में सबके कार्य डिफाइंड है? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। चर्चा आज इसी विषय पर कि पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सुप्रीम कोर्ट पर वक्फ बोर्ड बिल के सवाल पर और अब उपराष्ट्रपति कि सुप्रीम कोर्ट को भी जो है ना वो लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है।
कि सुपर संसद अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं है तो क्या राष्ट्रपति सुपर संसद है? क्या राज्यपाल सुपर संसद है? क्या उनकी कोई ज़िम्मेदारी, नैतिक ज़िम्मेदारी, कानूनी बाध्यता नहीं है? तमाम तरह के प्रश्न हैं, इसी पे चर्चा होगी। स्वागत है सर, जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लीगल एक्सपर्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, एडिटर भी हैं, तो इनको सुनना तो ऐसे भी मज़ेदार होता है। लगातार हम लोग सुन ही रहे हैं। स्वागत सर। कैसे देख रहे हैं पूरा घटनाक्रम जो चल रहा है? जी, देखिए, एक मैं आपको किंवदंती सुनाता हूँ, मुझे नहीं जी। मालूम कि ये सत्य है या भैया की बातें हैं। अच्छा। वो किंवदंती है कवि कालिदास से संबंधित, हुँ, कि जो तिलोत्तमा या विद्योत्तमा जो थी राजकुमारी, जिन्होंने ये शर्त रखी थी कि जो उनको शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी व्यक्ति से वो विवाह करेंगी। और वो आए दिन अपने यहाँ के प्रकांड विद्वानों, पहले विद्वान को पंडित कहा जाता था, वो जाति के पंडित नहीं होते थे, विद्वान से पंडित होते थे, हुँ। उनको आए दिन शास्त्रार्थ में पराजित करती थी और उनकी बोली भाषा से वो लोग असंतुष्ट रहते थे कि वो अपमानित कर रही हैं। अच्छा। या किसी महिला से पराजित होना ऐसे ही पुरुष के लिए जो है बड़ा, मतलब क्या कहते हैं, भीतर से तकलीफ दे होता है कि हम कैसे पराजित हो गए, क्योंकि पहले से ही जो है वो डोमिनेटिंग टाइप का स्वभाव पुरुष का होता है, चाहे वो किसी संवर्ग का हो, हुँ, चाहे वो ब्राह्मण देवता हो, क्षत्रिय हो या दलित हो। पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री, ऊपर से विद्वान स्त्री। तो कहते हैं कि ये लोग जो है वो सबको हला देती थी वो शास्त्रार्थ में, तो विवाह नहीं हो रहा था, तो ये लोग जो है देख रहे थे कालिदास जो है एक पेड़ की डाल पर जिधर बैठे थे उल्टी दिशा में काट रहे थे। तो हुआ कि भाई इससे बड़ा मूर्ख कोई हुँ, हुँ, मिलेगा नहीं, जो जिस डाल में बैठा उसी को काट रहा है, अभी कटेगी डाल तो नीचे गिर जाएगा। उसको लोग जो है वो लेके और धो धा के वस्त्र वस्त्र ठीक ठाक पहना के वो ले गए विद्वत्मा के यहाँ, की बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उसको समझाया था कि तुम बोलना मत, बोलोगे तो पोल खुल जाएगी, इसलिए तुम इशारे से जो कहेंगे इशारे से जवाब दे देना, बाकी हम लोग व्याख्या कर देंगे। जाके उन्होंने विद्योत्मा जी से कहा कि ऐसा है कि देखिए ये है शास्त्रार्थ करेगा, लेकिन आप इससे इशारे में सवाल पूछिए, इशारे में जवाब देगा, ये बोलता बहुत कम है, बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान। हुँ, तो विद्योत्मा जी ने एक उंगली दिखाई, तो कालिदास ने दोनों उंगली दिखाई। कहते हैं कि कालिदास के डर गए कि कहते कि तुम्हारा एक आंख फोड़ देंगे, तो कालिदास ने कहा कि हम तुम्हारा दोनों आंख फोड़ देंगे। हुँ, ये तो अघोषित बात थी, लेकिन घोषित बात थी कि उसके बाद विद्वान पिल पड़े कि द्वैत और अद्वैत है ये। हुँ, तो द्वैत और अद्वैत के बहस में कालिदास से विद्योत्मा का विवाह हो गया। और फिर जब उनको लगा कि ये बहुत मूर्ख है, तो फिर उन्होंने उनको उज्जैनी भेज करके उनको जो है पढ़ाया लिखाया, और फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। जी, 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 जी। तो क्या हुआ तमिलनाडु में, क्या हुआ वक्फ वाले बिल में, इस पर विद्वान लोग जो है वो क्या कहते हैं भाषण दे रहे हैं। हुआ एक पखवाड़े के अंदर दोनों बातें सुप्रीम कोर्ट में हुई, पहले जो है गवर्नर पर आदेश आया, उसके बाद वक्फ पर जो है आदेश आया। हुँ, गवर्नर के आदेश की अभी ये लोग घाव सहला ही रहे थे, तब तक वक्त पर ये आदेश आ गया कि ये लोग सोच रहे थे कि आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में जब रीट जाएगी तमाम, तो उसमें इशू नोटिस होगी, 6 हफ्ते से 8 हफ्ते जवाब का समय मिलेगा केंद्र को, उसके बाद 4 हफ्ते जवाब का समय मिलेगा विपक्ष को, फिर डेट लगेगी। फिर जब डेट लगेगी तो जिस जज साहब के बेंच में जाएगा वो कहेंगे कि अच्छा इसको हम नवंबर 2026 में सुनेंगे, मार्च 2026 में सुनेंगे। अभी जो है कोई डेट नहीं है, बड़ी खाली है, इस पर बड़ी लंबी बात की जरूरत होगी। या उन्होंने वाले महीने ही 2 महीने की डेट दी तो कह देंगे कि अरे ये तो संविधान का प्रश्न है, ये हम संविधान पीठ में भेज रहे हैं। कुल हुँ, मिला के अनंत काल तक लटकेगा। या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भेज देगा तो भी लटकेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए तुरंत सुनवाई कर ली। अब जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, तो कुछ लोगों ने चुप्पी साध ली है और कुछ लोग इस पे बहुत मुखर हैं, और पूरी ट्रोल आर्मी मैदान में उतर गई। कोई हुँ, चुने हुए लोगों का जो है वो बता रहा है कि साहब जो चुने हुए संसद सरोपरि है, आपका न्यायपालिका जो है उसके नीचे है।
कुछ लोग बता रहे हैं कि राष्ट्रपति सर्वोपरि है, न्यायपालिका उसके नीचे है, और कुछ लोग और धाराओं के तहत, सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद के तहत, संविधान के न्यायविद लोग बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ गलती कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन कर दिया है एक प्रकार से अनुच्छेद 142 में। कैसे? अब पूरी बात समझिएगा कि मतलब वो जो है उनको क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को डायरेक्शन देने का अधिकार नहीं। तो उन्होंने अनुच्छेद 142 का जो है उपयोग करके उसका दुरुपयोग किया, जिसमें जस्टिस काटजू मुखर व्यक्ति हैं उसमें, ये कहने वाले। ये पृष्ठभूमि है। अब इस पृष्ठभूमि में मैं स्टेप बाय स्टेप अपनी बात रख रहा हूं जी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं उनकी शब्दावली बता रहा हूं। जी जी जी। मैं अमुक, माने मैं जो राष्ट्रपति हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के राष्ट्रपति के पद का निष्ठा पूर्वक पालन करूंगा या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी क्षमता से, अब यहां से सुनिएगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षण, मैंने संविधान और विधि माने कानून का पालन, अनुपालन, सिक्योरिटी, है ना, ये सब मैं रखूंगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। तो ये जो शपथ है इसमें सीधे है ना कि हम कानून और संविधान की रक्षा करेंगे एकदम। तो राष्ट्रपति के पास बिल आता है, राष्ट्रपति जो है क्या कहते हैं का कोई अपने में स्वतंत्र अधिकार कुछ भी नहीं है, वो मंत्रिमंडल की सलाह से काम करता है और जहां वो फंसता है वहां वो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी की राय लेता है, पहले भी राय ले चुका है कई मामलों में। तो अगर जो है राष्ट्रपति के यहाँ जो बिल जाता है तो क्या राष्ट्रपति अपनी लीगल टीम से जो उनको सरकार के जनता के पैसे से मिली हुई है उससे प्रशिक्षण नहीं कराता कि ये जो बिल आया हुआ है हमारे दस्तखत के लिए ये संविधान और कानून के पैरामीटर्स पर खरा उतरता है कि नहीं? और कोई संदेह होने पर वो जो है वहां भी भेज सकता है। अब राष्ट्रपति से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि हिज मास्टर वाइस की तरह जो भी पास हो के आए, चाहे वो गैर कानूनी हो, गैर संवैधानिक हो, उसके ऊपर मुहर लगा दे, क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन के नाते अगर उसको रद्द करेगा तो कहीं ना कहीं प्रकरणांतर से राष्ट्रपति की शुचिता पर भी सवाल उठेगा। तो ये जो वक्फ का बिल आया लेटेस्ट वाले से मैं बताता हूँ, वक्फ का बिल आया तो राष्ट्रपति को नहीं देखना चाहिए कि क्या ये संविधान सम्मत है कि नहीं है, क्या ये कानून के शासन का अनुपालन है या मतलब उसका मिसयूज है। और अगर उनके जो भी होता और जरा भी संदेश होता तो वो जो है पहले ही सुप्रीम कोर्ट में भेज के उसके ऊपर राय लेते, तब उसके बाद उसके ऊपर हस्ताक्षर करते या नहीं करते, लौटा देते लोकसभा को अपनी आपत्ति दर्ज करके कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ये इसमें ये गड़बड़ है, इसको ठीक करके भेजिए। तो आज ये परिस्थिति नहीं पैदा होती ना। अब नंबर 2, इसके अलावा गवर्नर के बिल का भी सुन लीजिए इसी के साथ, है कि भाई राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट निर्देश नहीं दे सकती, समय में बांध नहीं सकती, ठीक है, लेकिन अब एक बात आप बताइए, जब संविधान में ये व्यवस्था है, अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि कोई भी अगर मौलिक अधिकार पर किसी भी प्रकार का हमला अगर किसी भी बिल से होता है तो बिल का उतना हिस्सा असंवैधानिक है, वो शून्य है। और अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि सभी को अपने अपने धर्म के पालन की, धर्म के आधार पर जो है प्रॉपर्टी बनाने की, धर्म धार्मिक उस सब चीज की स्वतंत्रता है। अब हम शब्दावली पढ़ के नहीं बता रहे, लंबा होता है। तो जब राष्ट्रपति के पास ये वक्फ का बिल गया तो उनको नहीं देखना चाहिए कि जो है ये इससे मौलिक अधिकार जो सेक्शन 26 इन्फ्रिंज हो रहा है। उन्होंने अगर जो है सुप्रीम कोर्ट की राय ली होती है, उनके लीगल टीम ने अगर सही राय दी होती तो इसमें दस्तखत ही नहीं होता। तो दस्तखत नहीं होता तो ये विवाद नहीं होता। ये हम इस आधार पर
कह रहे हैं कि जो ये न्यायविद कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो है इन्होंने उल्लंघन किया है 142 में, जो इन्होंने संविधान संशोधन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हम उस पे कह रहे हैं। ये सब सवाल हैं। इसके बाद प्रावधान है जो जनरल प्रावधान है कि एक बार विधान मंडल अगर कोई प्रस्ताव पारित करके विधानसभा से पास करा के विधानमंडल से राष्ट्र गवर्नर के पास भेजता है तो गवर्नर के सामने दो विकल्प हैं, या तो एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, या उनको लगे कि इसमें कोई संवैधानिक प्रश्न है तो वो उसको राष्ट्रपति को संदर्भित करते हैं। राष्ट्रपति अपने यहाँ उस पर देखें, विचार करें, या तो रिजेक्ट करें, या उसमें अगर कोई संवैधानिक प्रश्न है तो उसका उल्लेख करके वापस भेज दें कि भाई इसमें ये संवैधानिक प्रश्न है, इसलिए जब तक ये करेक्ट नहीं होगा तब तक ठीक नहीं होगा। अब जनरल में भी संवैधानिक प्रश्न होता है, और दूसरा एक बाध्यकारी प्रावधान केंद्र का भी है, केंद्र में भी और स्टेट में भी। वो बाध्यकारी प्रावधान है कि एक बार अगर राष्ट्रपति या गवर्नर बिल को वापस भेजते हैं फिर से विधानमंडल या संसद के पास, और संसद उसको फिर से पास करके राष्ट्रपति या विधान मंडल जो है गवर्नर के पास भेजता है, तो उसको स्वीकृत करने के अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं। तो जो बिल तमिलनाडु के गवर्नर के पास गए थे और गवर्नर ने वापस भेजा, और दोबारा जब उनके पास भेजा गया तो बजाय उसको कि वो जो है क्या कहते हैं पास करें, उन्होंने उसके बाद उसको राष्ट्रपति के यहाँ भेज दिया। और राष्ट्रपति ने ये नहीं देखा या उनकी लीगल टीम ने कि ये विधेयक दोबारा आया है गवर्नर के पास पास करके जिसमें संवैधानिक प्रावधान है, उनको दस्तखत करना ही पड़ेगा। उनको पहली बार ही राष्ट्रपति को भेजना चाहिए था, और राष्ट्रपति को भी देखना चाहिए कि इसमें संवैधानिक प्रश्न है क्या है क्या नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति निष्पक्ष माना जाता है। जैसा आपने कहा, वो किसी पार्टी की सरकार के आधार पर किसी को जो है तलगत परेशानी में नहीं डाल सकता अपने आचरण से। तो यहाँ तमिलनाडु के मामले में है कि जो दोबारा पास करके भेजा गया उसको राष्ट्रपति के यहाँ भेजा गया, और राष्ट्रपति ने उसमें 7 को रिजेक्ट कर दिया, जो कि राष्ट्रपति को कोई अधिकारी नहीं है संवैधानिक। ये मैं उनको बताना चाहता हूं जो राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकार का रोना रो रहे हैं, बड़े भारी न्यायविद हैं। तो सवाल इस बात का है कि अगर उल्लंघन संविधान का, पहले तो संसद ने किया, वक्फ बिल जो पास किया वो संविधान संशोधन है, उसको जनरल बिल के रूप में पास किया, संविधान संशोधन के रूप में पास नहीं किया। और जनरल बिल के रूप में जो पास किया और राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति ने क्यों नहीं देखा कि ये सेक्शन अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 26 का सीधे सीधे उल्लंघन कर रहा है, इसलिए इसको जो है क्या कहते हैं, इसको हमें अपनी मंजूरी नहीं देनी चाहिए। उनको जो कोई संदेह था तो उनको जो है क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से राय लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने दे दिया। उन्होंने जो गवर्नर के यहाँ दोबारा आया था और दोबारा गवर्नर ने अपनी जान बचाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया, उसको जो है उनको उस पर संज्ञान ही नहीं लेना चाहिए, उनको वापस कर देना चाहिए कि जब विधानमंडल ने दोबारा आपके पास भेजा है तो ये अब आपके पास दस्तखत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो क्यों नहीं भेजा, क्यों नहीं उन्होंने जो है अपने संवैधानिक प्रश्न उठाए? तो सवाल इस बात का है कि जो आपने कहा उसको मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं, अगर संविधान का उल्लंघन केंद्र सरकार करती है तो ये माना जाता है कि राष्ट्रपति उसको बर्खास्त कर दे। लेकिन अगर राष्ट्रपति भी केंद्र सरकार के साथ मिली हुई हो, का पद मिला हुआ हो, तो जो केंद्र कहे वही हूं में हूं मिलाएं, गैर संवैधानिक जो है वो क्या कहते हैं चीजों में जो है वो भी हाँ में हाँ मिलाएं न करे, तो क्या विकल्प है? संविधान में ऐसा कौन सा प्रावधान है जो बताए कि इस तरह की जब परिस्थितियां उत्पन्न होगी तो संविधान क्या कहता है कि क्या जो है मिलिट्री रूल हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा ना। हाँ नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, संविधान में नहीं है, मतलब तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीना और 1 महीने की जो है समय रेखा निर्धारित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या कहते हैं वक्फ वाले में बता दिया कि भाई ये आपने सब गलत किया है, इस पर हम जो है लंबा विचार करेंगे और जवाब बताइए कि आपने उसमें मुस्लिम में जो है वो आपने हिंदू घुसा दिया है, तो हिंदुओं वाले में मुस्लिम को घुसाएंगे, इसका ही जवाब नहीं दे पाए। और ये जब पार्लियामेंट में उठी थी बात तो वहां भी जवाब नहीं दिया था, तो पार्लियामेंट में दिया था कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो नहीं बच सकते सुप्रीम कोर्ट में। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं सब न्यायविदों से पूछना चाहता हूं
काटजू साहब से विशेष रूप से, क्योंकि हमारे इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज हैं और मेरे बड़े अच्छे वो रहे और बड़े अच्छे अच्छे जजमेंट दिए हैं उन्होंने। तो कंफ्यूज है क्या काटजू साहब? हाँ नहीं, हाँ कितना क्या है, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, हमारे अग्रज हैं, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर केंद्र सरकार और उसमें राष्ट्रपति की भी मिली भगत हो, वो संविधान से इतर काम करते हैं, तो उसका प्रतिकार कौन से प्रावधान से और कैसे होगा अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं करेगी तो? क्या लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा? कैसे होगा आप बताइए। पहली बार जब इमरजेंसी लगी और जो नीचे की फोर्सेस थी, उन्होंने उस दुरुपयोग में जिसको चाहा उसको जो है बंद कर दिया मीसा में, और सारे लोग में आइडेंटिकल कॉपी एंड पेस्ट चार्जशीट और एफआईआर थी कि ये फलानी जगह पेड़ के नीचे खड़े होकर के और 20 लोगों को संबोधित कर रहे थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अंड बंड कह रहे थे और ये कह रहे थे वो कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि ऐसे किसी मामले में मीसा नहीं लगेगा, लोगों को जमानत मिलनी शुरू हो गई। आप किसी व्यक्ति के खिलाफ चाहे वो किसी भी पद पर हो कुछ भी कह सकते हैं, आप संविधान, संवैधानिक संस्था, कानून के उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। आप अगर इंदिरा गांधी एक पार्टी की प्रेसिडेंट है, उसमें आपने उनको कुछ कहा तो उसमें कोई जो है वो अपराध नहीं हो, मीसा का अपराध नहीं। ये सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रतिपादित किया था, जिसके बाद लगातार फिर जमानतें होनी शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट में हुआ तो हाई कोर्ट में हुआ, हाई कोर्ट में हुआ तो जिला कचहरियों में होने लगा। लेकिन इन सब में होने में 4-6 महीना लग गया। 4-6 महीने के बाद मीसाबंदियों की जो है वो जमानत पर रिहाई होना शुरू हुई, क्योंकि सब में आइडेंटिकल था। अब इलाहाबाद में एक प्रोफेसर जिनका दोनों हाथ जन्म से विकलांग था, उनको जो है इन्होंने पुलिस वालों ने लिख दिया कि ये जो है पोल पे चढ़ के तार काट रहे थे बिजली का। प्रोफेसर रघुवंश, मैंने बहुचर्चित सोच केस रहे है। थे, तार काटने का सोच रहे थे। नहीं, तार काट रहे। अरे जो आदमी पैर से लिख के पढ़ा लिखा, हाथ से खाना खाने में भी समर्थ नहीं है, तार काट रहा था बिजली का पोल पे चढ़। कहने का मतलब है कि जो मिसयूज हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिकार करना शुरू किया। तो हमारा कहना है कि प्रतिकार की खिड़की खुली रहेगी तभी तो प्रतिकार करेगा। अब ये काटजू साहब या जो भी जज हैं ये बताएं कि जब अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 26 है तो उसके उल्लंघन करके ये संशोधन कैसे हुआ? पहले क्यों नहीं जो है अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 26 को जो है वो क्या कहते हैं, मतलब संविधान संशोधन से संशोधित करके वक्फ को उसमें से बाहर निकाला गया? कैसे जो है वो आपका क्या कहते हैं, मतलब ये है कि जो दोबारा दस्तखत करके दोबारा जो है वो पास करके विधानमंडल ने भेजा, उसको जो है कैसे जो है गवर्नर साहब दबाए रखे और राष्ट्रपति के यहाँ भेजा, तो बिना उन्होंने इस पर ये विचार किए कि अब तो हमारे प्रीव्यू से बाहर निकल गया है, अब ये तो गवर्नर के उसमें और गवर्नर को दस्तखत करना पड़ेगा। उन्होंने कैसे उसमें से 7 को रिजेक्ट कर दिया, किसके कहने से रिजेक्ट कर दिया? दूसरी बात, ये माना जाता है कि राष्ट्रपति का अपना कुछ भी नहीं है, जो केंद्र सरकार जो है सलाह देती है उसके आधार पर राष्ट्रपति काम करते हैं। तो ये जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो है वो निर्देश है वो केंद्र सरकार के लिए प्रकलांतर से निर्देश है कि अगर 3 महीने में आप निर्देश दे, आप जो है सलाह दे करके राष्ट्रपति से किसी चीज पर आदेश नहीं कराएंगे तो वो जो है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी में जुडिशियल आ जाएगा, जो है शामिल कर लिया जाएगा। जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है और कहा कि भाई आप आ सकते हैं कोर्ट में जगह 3 महीने से ज्यादा दफा हुआ है। तो सवाल इस बात का है कि तू तीर घाट में मीर घाट, आप आगे आगे चलते हैं तो पीछे से जो है अगर कोर्ट को ईमानदार दिखना है तो चलना ही पड़ेगा। फिर अभी तक तो जब आपके पक्ष में फैसला हो रहा था तब तो आपको सुप्रीम कोर्ट पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसी 142 जिसको धनखड़ साहब ने कहा कि ये परमाणु मिसाइल है, 142 अनुच्छेद 142, इसी अनुच्छेद 142 से आज जो है राम मंदिर लहरा रही है अयोध्या में। जब ये प्रमाणित हो गया कि ना इनकी जमीन है ना इनकी जमीन है, इनकी जमीन है तो नजूल की जमीन है, तो 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हिंदू पक्ष को दिया 5 किलोमीटर दूर, मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दी। ये 142 के तहत। फिर 142 उस समय क्यों खराब नहीं लगा आपको? फिर जहां आपका बचाव होता है, आपने पूरी एक टीम, जैसे आपकी ट्रोल आर्मी है वैसे आपने एक टीम बना रखी है लीगल वाली, जिसके अश्विनी उपाध्याय बहुत बड़े कर्णधार हैं।
हर मामले में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, 3 तलाक सुप्रीम कोर्ट, 142 3 सुप्रीम कोर्ट, आपके राम जन्मभूमि सुप्रीम कोर्ट, मतलब हर मामले में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। आपका जो है धार्मिक स्थल विधेयक सुप्रीम कोर्ट, अश्विनी उपाध्याय नंबर 1 पर। आपने पूरा लीगल सेल बना रखा कि आप जो करना चाहते हैं उसको कानून के कंधों पर रख के करवाना चाहते हैं, और आपके लाइक माइंडेड जजेस उसी तरह का आदेश देते हैं, तब तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो रोज सुप्रीम कोर्ट का जो है वो क्या कहते हैं कि कंधे पर आप बंदूक रख के चलाते हैं। एक रोज सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसे छांक लिया तो आपको जो है क्या कहते हैं नीचे से ऊपर तक जो है तीखी मिर्ची लग गई जो है। अब आप पठानिया मिर्चा ढूंढ रहे हैं जो कम तीता होता है। हम्म। मिर्चा तो मिर्चा, कभी गलती से पठानिया की जगह ओरिजिनल मिर्चा आ जाता है, तो क्या करेंगे? पठानिया में रंग ज्यादा होता है, तिताई कम होती है, और मिर्चों में रंग कम होता है, तिताई ज्यादा होती है। सर एक बात है, जी कुछ विधेयक तो केंद्र सरकार की भी पास हुई, 48 घंटे में कानून बन गया, नहीं? ईडब्ल्यूएस जी, पास हाँ हाँ हुआ। हाँ हाँ हाँ। और उसमें और विचार तक बात। नहीं हुआ, उसमें विचार तक सुप्रीम कोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हुआ, एक दिन बहस नहीं हुई हाँ उसके ऊपर, सरसरी ना। निगाह से खारिज कर दिया गया। हम्म। जी सुप्रीम कोर्ट में वो भी उसमें बहस जी, नहीं। हाँ नहीं, और सरसरी सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया, इंटरटेन ही नहीं किया गया उसको एक प्रकार से। तो जहां आपको सूट करे जो करिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर डेट नहीं लगाई और नहीं लंबा लटकाया तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में है। हम्म। सुप्रीम कोर्ट चाहे लटकाए चाहे न लटकाए, तो उसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जानबूझ के लटकाता है। उसमें कुछ लाइक माइंडेड जजेस हैं, जैसे आपके चुनाव आयुक्त का नियुक्ति का मामला है, लगातार जस्टिस सूर्यकांत उसको लटका रहे हैं। हम्म। फरवरी से होते होते हुआ कि मार्च में सुनेंगे, मार्च से होते होते जो है वो लटक गया अनंत काल के लिए। फिर प्रशांत भूषण कोर्ट में गए और जब हल्ला गुल्ला हुआ तो हुआ कि अब 14 फरवरी को सुनेंगे, या पता नहीं 14 फरवरी को सुनेंगे सूर्यकांत जी, या उस दिन भी कुछ प्रक्रियात्मक बात करके लटका देंगे। लेकिन एक बात मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं कि जब से दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा का हम्म। एक घर अग्निकांड का मामला आया है, और करोड़ों रुपया जले हैं, जले हुए बचे हैं, पैसा कहाँ गया क्या नहीं गया, तब से सुप्रीम कोर्ट डिफेंसिव है, या न्यायपालिका डिफेंसिव है। और न्याय न्यायपालिका संगत काम में हो, करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, न्यायपालिका में हो रहा है सारे लोग अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करें, और संयोग से उसी समय आ गया दिल्ली, वहां के चंडीगढ़ हाई कोर्ट में आपके पंजाब हाई कोर्ट ने कह दिया कि साहब निर्मल, वो वहां के ये आपके सीबीआई कोर्ट ने कि निर्मल यादव को प्रमाणित नहीं हो रहा कि पैसा जो है इनको दिया गया जो 15 लाख रुपए है। अगर हम्म। आप निर्मल यादव के पूरे प्रकरण को देखेंगे तो जिस तरह 17 साल में डेट पर डेट, डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, आपत्ति पर आपत्ति, वो तारीख पर तारीख का एक मतलब बिल्कुल यूनिक और पर्टिकुलर केस है कि किस तरह प्रभावशाली लोगों का, जो या तो पद से प्रभावशाली हो या पैसे से प्रभावशाली हो, न्याय नहीं मिलता, किस तरह जो है न्याय को पटरी से उतारा जाता है। वो छूट गई नहीं छूट गई उसमें मैं उस मेरिट पे मैं कुछ नहीं कह रहा, हम्म। लेकिन जिस मामले को, क्योंकि अगर मामला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी जज या इससे जुड़ा होता है तो इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के समाज में नजीर के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, और इसको प्रस्तुत करने से भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस जो है पता चलेगा कि सरकार का है। लेकिन अगर इस तरह से जो है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे करके और चीजों को पटरी से उतारा जाएगा, तो इससे जो है वो क्या कहते हैं सरकार की विश्वसनीयता या सिस्टम की विश्वसनीयता नहीं बढ़ेगी, बल्कि उसमें गिरावट ही ज्यादा से ज्यादा दिखाई पड़ेगी। जी, चलिए तो सर, मैं और चाहता ये। हूं, मैं आपके माध्यम से मैं उन सारे न्यायविदों से जो धनखड़ के पक्ष में या सुप्रीम वो जो है क्या कहते हैं बड़ा संविधान के पक्ष में बैटिंग कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो इन सब मामलों में संविधान का उल्लंघन हुआ है, जो अनुच्छेद 13 और 26 का उल्लंघन हुआ है, जो इस प्रावधान का उल्लंघन हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वो क्या कहते हैं जब एक बार बिल गवर्नर के पास दोबारा पास होके आ गया तो उसमें फिर राष्ट्रपति को विचार करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। उस पर कैसे उन्होंने विचार किया, किस प्रावधान के तहत विचार किया, उसको बता दें, इसके बाद इनकी हम लोग बात मानेंगे कि संविधान संशोधन हुआ कि नहीं हुआ। जी चलिए, तो काटजू साहब तो कई बार बहुत क्रांतिकारी दिखते हैं, और कई बार जो है अ, अपने हिसाब से वो व्याख्या करते हैं। जस्टिस वर्मा को भी जी, उन्होंने डिफेंड किया, जस्टिस देखिए वर्मा को भी। उन्होंने उन्होंने जो कहा, मान लीजिए कि कॉपी बुक कहा,
लेकिन जो सवाल हमने उठाया कि ठीक है आपने कॉपी बुक कहा कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा या ऐसा माना जाना चाहिए, लेकिन वो क्यों हुआ, उन लोगों ने जो संविधान का उल्लंघन किया उसका क्या प्रतिकार है भाई साहब, इसको भी आप बताइए और तब ये बात कहेंगे तो ज्यादा विश्वसनीय लगे। ठीक आप सर, हमारी बात समझे कि बहुत नहीं, बहुत उन्होंने कोई गलत बात एकदम। नहीं कही, उन्होंने जो स्टेटमेंट बुक में है कानून की किताब में वो उन्होंने कहा। हाँ हम मान रहे हैं कि कानून की किताब में, लेकिन कानून की किताब में जो था जिसका पालन साइलेंसर। अगले ने नहीं किया, राष्ट्रपति ने नहीं किया, केंद्र सरकार ने नहीं किया, उसका क्या, उसका क्या प्रतिकार है, क्या क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट कहे हुजूर माई बाप आपने बड़ा गलत किया है इसलिए अब आइंदा से मत गलत कीजिएगा और पुनर्विचार के लिए उनको भेज दे कि जरा इस पे विचार करके फिर से समझिए संविधान के आधार पर, ये कहता सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट याचक है? जब कस्टोडियन है तो है, तो जो उसको सबसे बेस्ट पॉसिबल लगा तो, और इसीलिए 142 रखा गया है उसमें कि जहां कानून ना हो, जहां कानून साइलेंट हो, क्योंकि हमारा देश नवोदित देश है, सब। एक अंग्रेजों की गुलामी से जो है निकला हुआ देश है, जिसके पहले छोटे छोटे राजतंत्र थे, कहीं लोकतंत्र और कहीं उस तरह की सुप्रीम कोर्ट की अदालत नहीं थी, काजी सिस्टम था। फिर राजा के दरबार में पेशी होती थी, राजा साहब जो अपने सलाहकारों के आधार पर फैसला दे देते थे कि क्या इसकी सजा होगी। तो ये जो एक सिस्टम निकला, एक सिस्टम के साथ न्यायपालिका बनी, तो उसमें इसीलिए 142 रखा गया कि हमारा देश नवोदित देश है, बहुत सा हो सकता है कानून का प्रावधान ना हो, और ये सब जब मामला फंस जाए तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय ले। सुप्रीम कोर्ट उसमें जो है वो 142 के तहत जो उसको सबसे उचित लगता है उसके आधार पर वो फैसला सुनाता है। ये संवैधिक संविधानिक प्रावधान है, और प्रावधान तो यहाँ तक है, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संविधान संशोधन का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए जो है पार्लियामेंट को, क्योंकि जिस पार्टी की जो है अंधाधुंध मेजॉरिटी की सरकार होगी वो अपने राजनीतिक विचारधारा के अनुसार जो है क्या कहते हैं मतलब संविधान में संशोधन करेगा। तो सवाल है कि हालांकि अंत में बहुमत के द्वारा वो नहीं स्वीकार किया गया, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो रहा है क्या आज? यहाँ तो बिना संविधान संशोधन के अघोषित संविधान संशोधन की तरह जो है आप आदेश पारित कर देना, क्योंकि जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लाइक माइंडेड जजेस बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं इस पर आदेश नहीं करेंगे, कहें नथिंग डूइंग, जाइए पार्लियामेंट से पास हो गया, पास हो गया। ये तो पहली बार है कि पार्लियामेंट से पास होने के बाद उन्होंने सवाल उठा दिया, और सवाल जायज है आपका अनुच्छेद 13 और 26 के तहत, और भी अनुच्छेद है लेकिन ये सबसे पहले तो यही दोनों अनुच्छेद है। 13 में साफ साफ है कि अगर आपके मौलिक अधिकार पर किसी भी प्रकार का कोई भी नया कानून बनता है तो उसमें जितना मौलिक आधार को प्रभावित करता है उतना शून्य माना जाए। अब इससे स्पष्ट क्या होगा आप बताइए तो आप। और सेक्शन 26 में है कि आप अपना धार्मिक संस्था, धार्मिक न्यास सब कुछ जो है अपना अपने हिसाब से गठित कर सकते हैं, उसमें कोई उसमें उसका धर्मनिरपेक्ष चरित्र नहीं है जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार बातचीत के लिए, और आपने बहुत पेचीदगियां आपने सुलझाई। और दोस्तों, जब सरकार के मन मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फैसला करे तो मीठा मीठा गप गप, और जब उनको सूट नहीं करे तो खट्टा खट्टा थू थू। हम लोग चाहते हैं कि हर संस्थाएं जो संविधान में उनको अधिकार, लिमिटेशंस, कर्तव्य दिए गए हैं, उसी के हिसाब से काम करें तो इतना बेइज्जती नहीं होती। लेकिन चूंकि आप संस्थाएं संविधान के हिसाब से काम नहीं करती हैं, तो जाहिर है कहीं ना कहीं चेक और बैलेंस तो लगेगा ही। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू।